जय हिंद स्टूडेंट। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटी फाउंडेशन का न्यू बैच। पॉलिटी का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान और अनुसूची के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संविधान क्या है, संविधान में क्या होता है, अनुसूची क्या है और अनुसूची कितनी है। ठीक है, सबके बारे में हम समझेंगे। चलिए मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि संविधान हमें कैसे समझ में आएगा। तो जैसे आप कोई भी बुक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक मैथ का बुक है जिसका नाम होता है RS अग्रवाल। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक बुक RS अग्रवाल। तो ऐसे ही संविधान होता है, संविधान एक बुक की तरीके से होता है। तो आप भी कोई ऐसे बुक ले सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं समझने के लिए। एक बुक है तो बुक का कोई नाम होता है, वैसे ही संविधान है, संविधान का भी नाम है संविधान। तो संविधान भी एक बुक का नाम है, वैसे ही RS अग्रवाल। अब कोई भी बुक हो उसमें कुछ चैप्टर होते हैं, संविधान में भी कुछ चैप्टर की जगह भाग है। ठीक है, संविधान में कुछ भाग होते हैं। संविधान में टोटल कितने भाग हैं? 22। और हर भाग के कुछ ना कुछ नाम होते हैं ना। तो ऐसे ही संविधान के भी हर भाग के कुछ नाम हैं। जैसे यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए भाग 3 का नाम बताया है, मूल अधिकार। तो ऐसे ही हर पाठ के कुछ ना कुछ पेज नंबर होते हैं कि पहला पाठ यहाँ से यहाँ तक इस पेज तक है। तो ऐसे होता है ना कुछ पेज नंबर। तो ऐसे ही संविधान के हर भाग का कुछ पेज नंबर है, लेकिन यहाँ पेज नंबर की जगह उसे अनुच्छेद बोलते हैं। तो संविधान में टोटल अनुच्छेद 395 है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान हमें कैसे पढ़ना है। अब चलिए आगे समझते हैं कि संविधान कहते किसे हैं। तो देखिए, संविधान, सम मतलब समान, विधान मतलब नियम कानून। तो ऐसा नियम कानून जो सबके लिए बराबर हो, ऐसा नियम कानून जो सब पर समान रूप से लागू हो या सबके लिए बराबर हो, उसे संविधान कहते हैं। समझ में आया? और अनुसूची क्या है? अनुसूची ऐसा विषय होता है जिन्हें बाद में साइड से लाके जोड़ दिया जाता है, क्योंकि अगर हम संविधान में जोड़ेंगे तो फिर हमें संशोधन करना पड़ेगा। उसके लिए अनुसूची में ही अलग से जोड़ दिया जाता है। इसमें बड़े विषय जोड़े जाते हैं। ठीक है ना। पहले 8 अनुसूची थी, लेकिन अब 12 अनुसूची है। तो संविधान में अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया संविधान में टोटल कितने भाग हैं। संविधान में 22 भाग हैं। और कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद हैं 395, अभी मैंने आपको बताया। और जबकि अनुसूची कितनी है? पहले 8 थी और अब 12 है। सबसे पहले हम अनुसूची, यही 12 अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद हम फिर देखेंगे इन भाग और अनुच्छेद के बारे में, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो सबसे छोटा यही है, तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। अनुसूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जो बड़े होते हैं। अगर इसमें रखेंगे हम तो हमें संशोधन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर सब डिस्टर्ब होगा, अनुच्छेद भी होगा, भाग भी होगा। तो इस वजह से उसे अनुसूची में रखा जाता है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं, कुछ और समझते हैं। देखिए, संविधान जो है इसमें अनुच्छेद 395 है, भाग 22 है। ये सब पर लागू होता है, संविधान सब पर लागू होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के नागरिक, सब पर। IPC क्या है? ये होता है इंडियन पिनल कोड। ये पुलिस के लिए होता है। अगर मान लो किसी ने मर्डर कर दिया तो उस पर लगेगी IPC की धारा 302। ठीक है, तो पुलिस किस पे काम करती है? IPC पे। और जज के लिए होता है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो जज किस पे काम करते हैं? जज काम करते हैं CRPC पे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे अनुसूची। तो अभी हमने देखा कि 12 अनुसूची है, तो चलिए हम 12 के बारे में समझते हैं कि हर अनुसूची में क्या क्या है। देखिए, पहली अनुसूची में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। और यहाँ पे इंग्लिश में एक यूज किया जाता है, इंग्लिश में इसके लिए यूनियन। तो भारत क्या है? संघ है, राज्यों का संघ है या यूनियन है। तो अब ये इसका मतलब क्या होता है, चलिए हम समझ लेते हैं। तो देखिए, एक होता है संघ, जिसे अभी हमने देखा, उसका मतलब है यूनियन। एक और भी होता है संघ, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में फेडरेशन। ठीक है, और एक होता है
एक होता है परिसंघ, जिसका इंग्लिश मतलब होता है कन्फेडरेशन। चलिए एक एक करके हम सबके बारे में जान लेते हैं। देखिए, संघ जो है इसमें राज्य को तोड़ना आसान नहीं है। राज्य को देश से तोड़ना आसान नहीं है। राज्य को देश से तोड़ना आसान नहीं है। किसमें? यूनियन में। यूनियन में जैसे अभी हम भारत देश की बात करें तो इसमें 8 देश हैं, मतलब 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, बाकी 28 राज्य हैं। समझ में आया? तो अगर कल को इसमें से कोई राज्य कहे कि मैं भारत से अलग होकर एक देश बनाना चाहता हूं, तो वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अनुसूची 1 में बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब है यूनियन है। तो यूनियन का मतलब क्या हो गया कि इसमें राज्य को देश से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, यूनियन का मतलब ये हो गया। अभी एक होता है परिसंघ, पहले हम समझ लेते हैं परिसंघ, कॉन्फेडरेशन। इसमें भी जो है राज्य को तोड़ना, इसमें जो है इसमें राज्य को तोड़ना आसान है, जबकि हमने देखा यूनियन में राज्य को तोड़ना नामुमकिन है। तो इसमें परिसंघ में राज्य को तोड़ना आसान है। जैसे कि हमने देखा था सार्क कंट्री हो गए, आसियान कंट्री हो गए, ये सब कंट्री जो है ये सब टूट चुके हैं, परिसंघ के अंतर्गत ये सब टूट चुके हैं। तो जो परिसंघ है उसमें राज्य को तोड़ा जा सकता है, जबकि संघ में, यूनियन में राज्य को तोड़ा नहीं जा सकता। इतना समझ में आया आपको? अब एक बच गया फेडरेशन। फेडरेशन क्या है? ये कई राज्यों को मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें भी इसे तोड़ा जा सकता है। आसानी से तो नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन हाँ ये है कि तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो फेडरेशन में भी तोड़ा जा सकता है। जैसे कि यूएसएसआर, आपने नाम सुना होगा यूएसएसआर, ये टूटा, 15 राज्यों में टूट गया था। आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप की क्लासेस करें, उसमें मैंने आपको ये सब बता दिया है। ठीक है, या नहीं बताया है तो आने वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो यूएसएसआर का मतलब होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये जो है ये 15 राज्यों में टूट गया, या 15 देशों में टूट गया। तो संघ में राज्य को देश से अलग करना नामुमकिन समझिए, और जो फेडरेशन है संघ, इसमें है, मतलब तोड़ा जा सकता है, लेकिन मुश्किल है इसमें भी, लेकिन तोड़ा जा सकता है। परिसंघ में तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, जैसे कि सार्क, आसियान, ये सब टूट चुके हैं। अब चलिए आगे समझते हैं। तो पहली अनुसूची कहती है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, संघ का मतलब हमने समझ लिया कि संघ मतलब है यूनियन है। अब दूसरा है वेतन। दूसरी अनुसूची में वेतन की चर्चा है। किसकी वेतन की चर्चा है? तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति सबकी चर्चा है, सबके वेतन की चर्चा है। ठीक है ना? तो इसमें सबके वेतन की चर्चा है। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख पर मंथ। इसका कितना है? 4 लाख पर मंथ। लेकिन इसको वेतन मिलता किसके आधार पर है? तो इसको वेतन लोकसभा अध्यक्ष के आधार पर मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के लिए मिलता है। ये सब मैं आपको संविधान में पढ़ाऊंगा आगे। लोकसभा अध्यक्ष के लिए मिलता है। बाकी इसमें सबकी चर्चा है, बस आप लोग इतना समझ लीजिए। बाकी जैसे जैसे मैं संविधान में आपको एक एक चीज पढ़ाता जाऊंगा, एक एक लोगों के बारे में, वैसे वैसे उनके वेतन के बारे में भी बताता जाऊंगा। तो अभी हम वेतन को बस यहीं छोड़ते हैं। तो अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा है। ठीक है, अब अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा है। शपथ की मतलब कि कौन, अब मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन सा शपथ ग्रहण करेंगे, क्या बोलेंगे शपथ में, ये सब की चर्चा किसमें है? इन सब की चर्चा है अनुसूची 3 में। अगर इनकी चर्चा अनुसूची में ना होती तब तो फिर चाहे जो शपथ ले लेता, इसलिए इसकी चर्चा अनुसूची 3 में कर दी गई है। तो अनुसूची 3 में किसकी चर्चा है? शपथ की चर्चा। किसकी शपथ की चर्चा? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सबके शपथ की चर्चा है अनुसूची 3 में। अगर वहीं बात करें अनुसूची 4 में किसकी चर्चा है, तो अनुसूची 4 में चर्चा है राज्यसभा में राज्य के सीटों की संख्या। क्या मतलब है सर इसका? तो इसका मतलब है कि राज्यसभा में राज्य के कितने सीट होंगे। जैसे यूपी में कितने सीट होंगे, और बिहार में कितने होंगे, उत्तराखंड में, इन सब में कितने सीटें होंगी राज्यसभा के लिए, ये चर्चा है अनुसूची 4 में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अनुसूची 5 में चर्चा है SC ST के।
SC/ST के प्रशासन के लिए अनुसूचित कि SC अनुसूचित जाति और जनजाति की कैसे ये लोग प्रशासन करेंगे, किस तरीके से, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 5 में है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको संघ भी समझा दिए, ये सब भी। अब देखते हैं छठवां। तो छठी अनुसूची जो है उसमें पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा है। पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा है। अब पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं? असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। इनकी चर्चा है। किस लिए चर्चा है? तो इनके प्रशासन के लिए चर्चा है। प्रशासन के लिए, पूर्वोत्तर राज्य के प्रशासन के लिए। और अनुसूचित जाति या जनजाति की चर्चा भी है। पूर्वोत्तर राज्य के अनुसूचित जनजाति की चर्चा है और प्रशासन की चर्चा है। अब पूर्वोत्तर राज्य में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में, कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य? तो आपको ध्यान में रखना होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए मैप पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैप पे इसको। तो देखिए, ये हो गया असम, ये मेघालय, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की चर्चा है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया कि मैंने आपको क्या बताया? अब देखते हैं अनुसूची 7। इसमें जो है, इसमें शक्ति का विभाजन किया गया है। शक्ति का विभाजन किया गया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बताया गया है कि भारत संघात्मक है या एकात्मक। अब आपको एक एक नया नया वर्ड आपके सामने आएगा तो आपको ध्यान में रखना होगा। अब संघात्मक, एकात्मक का क्या मतलब है? तो संघात्मक का मतलब होता है कि जिसमें एक के पास शक्ति ना हो, मतलब अकेले शक्ति ना हो, बल्कि अलग अलग के पास शक्ति हो। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो एक शक्ति तो होती है केंद्र के पास, एक शक्ति जो है वो होती है केंद्र के पास और एक होती है राज्य के पास। तो एक होती है केंद्र के पास और एक राज्य के पास। तो संघात्मक यही कहता है कि इसमें अकेले, मतलब अकेले शक्ति ना हो कि किसी एक के पास ही शक्ति हो, बल्कि अलग अलग लोगों के पास शक्ति हो। तो भारत क्या है? संघात्मक है। क्यों है? क्योंकि इसमें दो लोगों के पास शक्ति है, एक तो केंद्र के स्तर पे और राज्य स्तर पे, अब तो पंचायत के भी स्तर पे है। और जबकि एकात्मक में क्या होता है? इसमें अकेले ही शक्ति होती है, एक ही शक्ति होती है। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन की चर्चा है अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन की चर्चा है। तो अब बात कर लेते हैं। देखिए, अनुसूची 7 में जो है वो शक्ति का विभाजन की चर्चा है। तो इसमें शक्तियों के विभाजन के लिए इन्हें कई सूचियों में बांटा गया, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची में जो होता है इसमें केंद्र सरकार का नियम चलता है, केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है। राज्य सूची में जो है इसमें राज्य बनाती है। समवर्ती सूची में जो है इसमें दोनों बनाते हैं, अवशिष्ट सूची इसे हम अभी बाद में समझाते हैं आपको। देखिए, केंद्र में जो था इसमें 100 विषय हैं, केंद्र में 100 विषय हैं। जबकि अगर हम राज्य में बात करें तो राज्य में टोटल विषय की अगर हम बात करें तो इसमें 66 विषय हैं, 66। उसके बाद अगर हम बात करें समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में बात करें तो इसमें 46, समवर्ती सूची में 46 है। लेकिन जब फिर 66 अनुसूची, इसमें से 5 विषय जो हैं वो हटा करके इसमें जोड़ दिया गया। किसमें? समवर्ती सूची में। तो इसमें अब हो गए 51 और इसमें हो गए अब 61। तो अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 51 विषय और केंद्र सूची में 100 विषय हैं। तो अब 100 विषय हैं, सबको तो हमें याद नहीं रखना, ना हम याद कर पाएंगे ना हमसे याद होगा। तो देखिए, केंद्र सूची में जैसे हमें कुछ कुछ याद रखना होगा, जैसे कि इसमें क्या क्या है? वायुयान हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, वायुयान हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, रेल हो गया। ये सब जो है ये सब केंद्र सरकार का विषय है। ये सब केंद्र सरकार का, ये केंद्र सूची में है। इनमें केंद्र सरकार नियम कानून बनाएगी। अगर वहीं राज्य सूची में बात किया जाए तो राज्य सूची में पंचायत की व्यवस्था है,
तो राज्य सूची में क्या क्या है? राज्य सूची में है पंचायत, ठीक है। समवर्ती सूची में, अब समवर्ती सूची में अगर बात किया जाए तो समवर्ती सूची में दोनों होंगे, जिस पे दोनों कानून बनाएंगे, यानी राज्य भी और केंद्र भी। तो इसमें जैसे शिक्षा हो गया है, क्या है? शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है, शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है, ये सब है। जबकि राज्य में अगर बात की जाए तो इसमें पुलिस है, जैसे पुलिस, पंचायत, ये सब है, पुलिस है, पंचायत है। और सब तो हमें याद नहीं होगा, ना ही हमें याद करना है, तो हमें कुछ कुछ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे केंद्र में वायुयान हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, रेल हो गया, बैंक हो गई, सेना हो गई, ये सब जो है केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार यानी केंद्र सूची में। राज्य सूची में पुलिस हो गया, पंचायत हो गया, जेल हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, शराब हो गया, पशुपालन हो गया, सिंचाई हो गई, कृषि हो गई, हॉस्पिटल हो गया, ये सब राज्य सूची में है। जबकि समवर्ती सूची में अगर वही बात किया जाए तो इसमें जैसे शिक्षा हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया, उसके बाद मजदूर संघ हो गया, जैसे जनसंख्या नियंत्रण हो गया, वन हो गया, जैसे विद्युत योजना हो गई, इन सब, ये सब समवर्ती सूची में है। इस पे सब कानून बनाएंगे, यानी केंद्र भी राज्य भी। तो अभी देखिए, मैंने आपसे कहा कि केंद्र में 100 विषय हैं, जबकि पहले इसमें 97 थे, लेकिन अब 100 हो गए हैं। और राज्य में अगर हम बात करें तो राज्य में पहले 66 थे, लेकिन अब 51 हो गए हैं, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया। उसके बाद समवर्ती सूची में बात किया जाए तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, राज्य में पहले 66 थे, अब 61 हो चुके हैं। जबकि समवर्ती सूची में पहले 46 थे और अब 51 हो चुके हैं। इतना मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, जब यहाँ से 66 में से 5 विषय हटाए गए, जब उन्हें समवर्ती सूची में डाला गया, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत डाला गया? तो उन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन 5 सब्जेक्ट को हटा करके इसमें डाल दिया गया। किसमें? समवर्ती सूची में। तो अब इसमें टोटल कितने हो गए? 51। कौन कौन से वो विषय थे, अगर उन्हें भी आप जानना चाहें तो मैं बता देता हूँ। पहला था शिक्षा, दूसरा था जनसंख्या नियंत्रण, पहला शिक्षा, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, आप लोग बस अगर आप कोई भी नोट करता होगा तो नोट कर लेगा। पहला था शिक्षा, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण, तीसरा था मापतौल, और चौथा था वन एवं वन्य जीवन अभयारण्य, जबकि 5वां था न्याय प्रशासन। इन 5 सब्जेक्ट को समवर्ती सूची में रख दिया गया, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने ये समझ लिया, शक्ति का विभाजन तो संघात्मक है, और ये इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची में केंद्र बनाएगी नियम कानून, राज्य सूची में राज्य बनाएगी, समवर्ती सूची में दोनों बनाएंगे। लेकिन अब बात आता है, अगर समवर्ती सूची में ऐसा कोई कानून हो गया, जैसे मैंने कहा शिक्षा, अब मान लीजिए राज्य सरकार मैट्रिक की वो बदलना चाहता है, मैट्रिक का सिलेबस बदलना चाहता है, और केंद्र सरकार ने चाहा कि नहीं बदलना है, और दोनों में हो गया विवाद। अब दोनों हो सकते हैं ना, एक तो शिक्षा दोनों हो सकती है, दोनों नियम कानून बना सकते हैं, अब दोनों हो सकती है, तो अब क्या होगा? तो इसमें केंद्र सरकार की ही बात मानी जाएगी। हालांकि देखिए, ये जैसे आपने सुना होगा तो इसमें शिक्षा के लिए होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और इसमें आपने सुना होगा स्टेट में स्टेट यूनिवर्सिटी होता है ना। तो अगर समवर्ती सूची के विषय में दोनों में कोई मतभेद हो जाता है तो बात किसकी मानी जाएगी? केंद्र की ही। इसका मतलब है कि राज्य को सिर्फ अधिकार दिया गया, लेकिन कम अधिकार दिया गया, जबकि केंद्र को ज़्यादा दिया गया है, और देना भी चाहिए। नहीं तो पता चले फिर हर एक राज्य हर एक देश की तरह व्यवहार करने लगेगा, और हर एक देश बनना चाहेगा, हर एक राज्य हर एक अपना अपना देश बनाना चाहेगा, ठीक है। तो दिया गया है यही, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं। तो समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, जो संविधान बनाने वाले थे वो कितने होशियार थे, ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा। इसमें लिख दिया 26 जनवरी 1950 जब संविधान बना, उसमें एक और सूची जोड़ दी गई। कौन सी सूची? अवशिष्ट सूची। अब उसमें जोड़ दिया गया कि मान लीजिए अब कोई नया नियम, कोई नया चीज़ आ जाता है तो उसमें उसको किस में रखा जाएगा? उसको अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा। जैसे आजकल हो गया डिजिटल, कुछ भी डिजिटल फ़ोन, मोबाइल, ट्विटर और भी जो भी डिजिटल आ रहे हैं वो सब अवशिष्ट सूची में रखे जाते हैं।
देखिए जो बनाने वाले थे कितना होशियार थे, उन्हें पता था कि अगर इन सब में किसी में रखा जाएगा, चाहे संघ राज्य समवर्ती, तो विवाद हो सकता है। इसलिए उन्होंने पहले से ही अवशिष्ट सूची बना दिया था कि अगर कोई नया चीज आए तो उसे इसमें रख सकते हैं। ठीक है, ये अवशिष्ट सूची का क्या मतलब हो गया। तो इस विषय पर जो है कानून कौन बनाएगा, अवशिष्ट सूची पर अगर बात कर लीजिए तो इसमें कानून केंद्र सरकार ही बनाएगी, केंद्र सरकार ही, और कोई नया आएगा तो उसे इसमें ही जोड़ा जाएगा अवशिष्ट सूची में। अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो अभी तक हमने 7वीं अनुसूची समझ ली। अब 8वीं अनुसूची में राजभाषा की चर्चा है। 8वीं अनुसूची में राजभाषा की चर्चा है। पहले राजभाषा में देखिए, पहले छोड़िए, इसमें जो है राजभाषा की चर्चा है, इसमें 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं इसमें? 22 भाषाएं हैं। जबकि पहले जो है इसमें 14 भाषा थी, लेकिन अब 22 है। अगर आपने इंडियन मैप की क्लासेस मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने आपको ये 22 भाषाओं को याद करा दिया था। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। कौन कौन सी भाषा थी? पंजाबी, सिंधी, देखिए कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 22 भाषाएं हैं। अगर आपने वर्ल्ड मैप की वीडियो नहीं देखी तो वहाँ से जाके देख लीजिए, उसमें मैंने आपको याद करवा दिया है और आपको भी याद हो जाएगा। तो 8वीं अनुसूची में राजभाषा की चर्चा है, और जबकि वहीं 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की चर्चा है। भूमि सुधार को बाद में जोड़ा गया। मैंने आपको बताया था कि पहले 8 अनुसूची थी, बाद में 4 और जोड़ी गई। तो भूमि सुधार जो है ये 9वीं अनुसूची है। भूमि सुधार ये पहला संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। इसमें जो है जमींदारी को समाप्त कर दिया गया, जमींदारी को समाप्त कर दिया गया। नहीं तो पहले हर एक जमींदार के पास पता चले किसी किसी के पास 25 किलोमीटर जमीन है, अकेले ही 25 किलोमीटर जमीन है, तब तो वो दादागिरी दिखाते थे। इसलिए भूमि सुधार लाया गया, तो इसे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। इसमें जमींदारी को ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और 10वें में है दल बदल की चर्चा, जो इसे 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। तो इसमें दल बदल की चर्चा है। दल बदल ये मैं आपको जब संविधान पढ़ाऊंगा तो उसमें पता चलेगा। जैसे जब तक आपने चुनाव लड़ा नहीं है तब तक आप अगर चाहें किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन अगर चुनाव लड़ने के बाद फिर अगर आप पार्टी बदलना चाहते हैं तो आप पार्टी नहीं बदल सकते। ठीक है, तो दल बदल की चर्चा किसमें है? 10वीं अनुसूची में। नहीं तो पहले क्या होता है, पता चले कोई पार्टी है ABCD, मान लीजिए कोई पार्टी है ABCD, ए पार्टी मान लीजिए जीत गई, लेकिन फिर क्या होगा, बी पार्टी मान लीजिए दूसरे नंबर पे जीती, तो ये क्या करेगी, पता चले इसमें से 4-5 विधायक को या 4-5 मंत्री को खरीद लेगी। फिर पता चले कि ए नहीं जीता, अब बी जीत गया। तो पहले ये सब बहुत होता था। इस वजह से अब दल बदल कानून आ गया। तो इसमें आप जब तक आप चुनाव नहीं लड़े हैं तब तक आप चाहे जो पार्टी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आपने चुनाव लड़ लिया फिर आप एक ही पार्टी, जिस पार्टी के हैं उसी पार्टी में रहेंगे। आप पार्टी नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में इसकी चर्चा है। हालांकि कुछ मामलों में चेंज कर सकते हैं, कब कर सकते हैं ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। संविधान संशोधन जब संविधान के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, एक एक पार्टियों के बारे में, तब आपको बता देंगे। अभी हम अनुसूची देख रहे हैं तो वही देखते हैं। तो दल बदल की चर्चा किसमें है? अनुसूची 10 में है। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। और अनुसूची 11 में पंचायत की चर्चा है। इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। तो ये जरूरी भी है, पंचायत जरूरी भी है। पहले जो है ये 2 स्तर पे होते थे, जो सरकार होती थी ये 2 स्तर पे होती थी। संघात्मक में एक केंद्र होता था, एक राज्य होता था, लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा इसमें पंचायत को भी जोड़ दिया गया। तो अब क्या होता है, अब थोड़ा आसान हो गया लोगों के लिए। वो सीधे जाके अपने पंचायत के वार्ड सदस्य या मुखिया या प्रधान को जाके बता सकते हैं, प्रधान को जाके उनसे बात कर सकते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम समस्या को बता सकते हैं। ठीक है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो इसे जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। ठीक है ना। उसके बाद फिर नगर पालिका की चर्चा है। अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिका की चर्चा है। समझ में आया आपको? अनुसूची 12 में नगर पालिका की चर्चा है। ये कब, अगर पूछा जाए ये कब जोड़ा गया, तो ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया नगर पालिका। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो अगर हम बात करें कि इसे एक साथ सब अनुसूची को एक पास ही समझने की, तो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले अनुसूची में है बताया गया कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। आपको भी याद हो गया होगा, नहीं याद हो गया तो फिर से याद कर लीजिए। भारत राज्यों का संघ है, संघ मतलब यूनियन है। यूनियन का क्या मतलब होता है मैंने आपको बता दिया। दूसरी अनुसूची में चर्चा है वेतन की, तीसरी में है शपथ लेने की, है ना। और चौथे में क्या है कि राज्यसभा में सीटों की चर्चा, राज्यसभा में सीटों की चर्चा है, राज्यसभा में जो है वो सीटों की चर्चा है। उसके बाद अगर अनुसूची 5 में बात करी जाए तो अनुसूची 5 में जो है वो है SC/ST का प्रशासन, SC/ST का प्रशासन, SC/ST का प्रशासन। और जबकि छठे में बात करा जाए तो इसमें पूर्वोत्तर राज्य, छठे में पूर्वोत्तर राज्य, कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य ये आपको याद कर लेना होगा, ये पूछा जाता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। अब 7वें में क्या है, तो 7वें में है कि शक्ति का विभाजन, 7वें में है शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। तो इसे भी हमने समझ लिया। क्या क्या समझा इसमें, हमने समझा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समवर्ती सूची मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। अब 8वां क्या था, इसमें राजभाषा की चर्चा थी जो कि 22 हैं, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में हमने क्या समझा, 9 में क्या समझा आप लोग जल्दी से बताइए। 9 में हमने क्या समझा, तो हमने क्या समझा इसमें, हमने समझा कि जमींदारी को खत्म कर दिया गया, जमींदारी को खत्म किया गया, रुक जाइए क्या आ गया, तो इसमें क्या है जमींदारी को खत्म किया गया, 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में हमने समझा कि दल बदल का नियम है, दल बदल का नियम है 10वीं अनुसूची में। इसे कब लाया गया था, इसे 52, इसे कब लाया गया, देखिए इसे 52 संविधान संशोधन द्वारा 1985 में लाया गया, 1985 में लाया गया। 11 में क्या है पंचायत की चर्चा, और 12 में क्या है नगर पालिका की चर्चा। तो इस प्रकार हमने आज 12 अनुसूची के बारे में देखा, जो कि सिर्फ 12 ही होते ही हैं, तो हमने इनके बारे में समझ लिया। अब बचा है संविधान, अब हम उसके भाग के बारे में और अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि संविधान क्या है, ठीक है, हमने देखा संविधान क्या है, इन सब के बारे में हमने देख लिया। अब चलिए आपसे मिलते हैं इसके दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।